My name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन में दिसंबर 2020 अटेम्प्ट का इनकम टैक्स का हम लोग ने क्या कर दिया था, पेपर पूरा सॉल्व किया था। अभी हम लोग जीएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। इनकम टैक्स का पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आया रहेगा कि भैया ये सब चीज़ें इसमें से काफ़ी अच्छा एग्जाम्पशन लाने वाली चीज़ें तो हमको आती है। हमने इतना अच्छे से पहले पढ़ा है कि एग्जाम्पशन मतलब 30-35 मार्क्स तो इनकम टैक्स में अपने को आराम से आ सकते हैं, ऐसा आपको मैनेज हुआ रहेगा। 150 पेजेस के नोट्स हैं इनकम टैक्स के, अपने को अच्छे से पढ़ने हैं। 130-140 पेजेस के ही कुछ जीएसटी के नोट्स हैं जो भी अपने को अच्छे से रिवाइज करने हैं। मल्टीपल रिविजन, मैराथन सब कुछ डाला हुआ है, आप कभी भी रिफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी का आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि वो इनकम टैक्स से भी बेटर जो है जीएसटी का पेपर लास्ट टाइम तो आया था। काफ़ी इजी है, ऐसे क्लिक करते करते आंसर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ने इतना इन डेप्थ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर वगैरह किए हैं। ठीक है। कस्टम का 2 घंटे का रिवीजन यूट्यूब पे डाला है, 2 घंटा कर देना भाई। आंसर हर एक आंसर आपको यहाँ पे अभी पता चलेगा, हो जाएगा। 2 घंटे को 1.5x की स्पीड में करोगे तो लगभग 1 घंटा 10-15-20 मिनट में आपका हो जाएगा। मैराथन्स डाले हुए हैं यूट्यूब पे, आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से डाले हुए हैं आपके, अगर आपको चाहिए तो आपको देख सकते हो। 2-3 चैप्टर के स्कैनर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। दिस इज योर चॉइस। अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट प्रमोटिंग एनीथिंग, स्टार्ट करते हैं पार्ट टू ऑफ दिस पेपर सॉल्विंग दिसंबर 2020 अटेम्प्ट। आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपको आती है बहुत सारी चीजें। टेंशन मत लो, टेंशन आएगा, वो बुलाएगा पर आपको जाने का नहीं है। करेक्ट है, क्योंकि वो नॉर्मल है भाई, जो पढ़ता है सबके साथ होने वाला है। ठीक है, हमारे साथ भी होता था 6 महीने पहले तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51, द मैकेनिज्म ऑफ जीएसटी काउंसिल is to ensure DES on different aspect of GST between center and state as well as amongst the state। ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। दो चीजें पूछिए। सबसे पहले चेयरमैन कौन होता है जीएसटी का? मैंने बोला था निर्मला सीतारमन जी, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो चेयरमैन है। तो देखो आंसर तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे है। तो हार्मोनाइजेशन है इसका जो मैकेनिज्म है, या सिंक्रोनाइजेशन है? तो बेसिकली हार्मोनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 52 के ऊपर आते हैं। 52 क्या बोलता है, जीएसटी में कितने एक्ट है? तो भाई कितने एक्ट है मैंने बताया, सीजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, यूटीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट है और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट है। 5 कानून है, तो यहाँ पे 5 को कितने ऑप्शन है, पहला और दूसरा। फिर दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, वेयर एस आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एंड सीजीएसटी इज बीइंग चार्ज बाय। सीजीएसटी एक्ट कौन चार्ज करता है? सेंट्रल। आईजीएसटी पहले सेंट्रल लेता है, फिर स्टेट को बांटता है। जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट सेंट्रल, तो यहाँ पे सी आंसर इज करेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। जीएसटी काउंसिल इज डैश कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू द पॉलिसी मेकिंग, फॉर्मुलेटिंग प्रिंसिपल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी अंडर जीएसटी रिजाइम, हैविंग इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड एट डैश। देखो तीन चीजें हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में है। हेडक्वार्टर यहाँ से पता चल गया, तो यहाँ से ही आंसर निकल जाएगा, क्योंकि दिल्ली कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा आते हैं, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279A है। 279A है, बहुत अच्छे से बताया। 269 279 ऐसे करके ए अपने नोट्स में 2 आर्टिकल लाइन से लिखे हुए। फिर कौन सा है? एपेक्स बॉडी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। अगर सप्लाई बाय प्रिंसिपल टू एजेंट, वेयर एजेंट अंडरटेक टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट से प्रिंसिपल से एजेंट की तरफ गुड्स जा रहा है, और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे आगे सेल कर रहा है। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल, वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है। शेड्यूल 1 P2 RIP स्क्वायर, आर यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आई यानी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, पी यानी परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, और नेक्स्ट पी क्या था, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। तो ये शेड्यूल 1 में कवर होता है। इसको क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा, सप्लाई बोला जाएगा, सप्लाई एंड नोन एज डीम्ड सप्लाई, तो सप्लाई एंड नोन एज डीम्ड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बीइंग सप्लाइड इन कंजक्शन विद ईच अदर, दो या उससे ज्यादा सप्लाई एक साथ सप्लाई हो रही है, डेलिबरेटली बंडल की हुई है, मतलब नेचुरली बंडल नहीं है, जानबूझ के बंडल की हुई है, भाई टेंशन ही नहीं, मिक्स सप्लाई है। करेक्ट। देखो कितने 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन में कोई इश्यू है भाई? एकदम बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56,
few activities are specified in Schedule 3 of CGST Act shall neither be treated as Schedule 3 क्या होता है, ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस ना सप्लाई ऑफ गुड्स। लेम बीसी करके कोड था, पता है, लेम बीसी, उससे आपका 6 की 6 और प्लस 2 सर्विस जो इंटरनेशनल रिलेटेड है, ये शेड्यूल 3 में आती है। तो एक्शनेबल क्लेम आता है क्या? बिल्कुल आता है। लेम में से जो ए वाला है वो एक्शनेबल क्लेम है। एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, लेम का LAMEE जो है वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, लेम में जो बी वाला है, फ्यूनरल ब्यूरियल, ब्यूरियल में जो क्या डिसीज वाला जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आता है शेड्यूल 3 में। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आता है? नहीं आता। तो आंसर विल बी योर 1, 2 and 3 A. Question number 57. Section 230 of CGST Act define composite supply made by taxable person to recipient, and tax under GST on such composite supply is to be charged at rate which is applicable to। आप क्या कर रहे हो? कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो। कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई होता है। कंपोजिट सप्लाई में रेट किसका लगता है? मिक्स में हाईएस्ट लगता है। कंपोजिट में कौन सा रेट लगता है? जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो लगता है। करेक्ट है, तो आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर आते हैं। द सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या है? आपका कंपोजिशन लेवी वाला है। कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द कंपोजिशन लेवी हैविंग ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर हु आर हैविंग एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन कितना, 1.5 करोड़। और अगर आपका एमएस नट्टू वो स्पेसिफाइड स्टेट है, वहां पे कितना, 75 लाख। तो आपका आंसर विल बी डी। भाई 8 क्वेश्चन हो गए, कोई एकदम बेसिक, इससे बेसिक तो भाई हम लोग ने ऐसा सोचा भी नहीं था, वैसे आए हैं लास्ट अटेम्प्ट में। तो ऐसा भाई हर पेपर में कुछ पार्ट तो होगा जो एकदम अच्छे से आएगा, जिसके ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। कॉम्बो पैक बनाया है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का, जिसमें आपका हेयर ड्रायर है, टूथपेस्ट है, और क्या है, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन, कॉम से मतलब वो कंघी है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना होता है? 2400 होता है। रेट कौन सा लगेगा भाई? मिक्स सप्लाई है, अलग अलग टाइप का डेलिबरेटली बंडल किया है भाई, नेचुरली बंडल नहीं है, और यहाँ पे कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो मिक्स सप्लाई है। मिक्स सप्लाई में रेट कौन सा लगता है? हाईएस्ट टैक्स रेट लगता है, तो 28% है, और कौन सा है, 12% है, और 5% है। तो तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 28% है। तो 2400 पे 28% लगा दो, 672 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आते हैं। अ पर्सन ऑप्टिंग टू पे टैक्स एज अंडर सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट अंडर कंपोजिशन लेवी इन चैप्टर 2 ऑफ CGST एक्ट, CGST रूल्स विद इन 90 days ऑफ इंटीमेशन ऑफ डिटेल। ये जो आपका ITC में आपको देना पड़ता है ना, तो उसमें कौन सा फॉर्म होता है? तो GST CMP 03 होता है। एक फॉर्म का डिटेल में 5-6 फॉर्म है कंपोजिशन स्कीम में, मैं इंस्टाग्राम पे आपको ये वीडियो डालने से पहले ही आपको मिल जाएगा, तो वहां से एक बार फटाफट रीड कर लेना, तो आपको वो फॉर्म वाला क्लियर हो जाएगा। 5-6 फॉर्म है, जस्ट आपको एक बार देखना है। क्वेश्चन नंबर 61 के ऊपर आते हैं। द गवर्नमेंट बीइंग सेटिस्फाइड दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कोई एग्जम्पशन देना है, एग्जम्पशन देना है, तो वो जनरल एग्जम्पशन होगा या स्पेसिफिक एग्जम्पशन होगा, ठीक है। तो जनरल एग्जम्पशन जो होगा वो कैसे ग्रांट होगा? तो बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, याद है, ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देके आप क्या कर देते हो, एग्जम्पशन दे सकते हो। एग्जम्पशन का पूरा इन डिटेल चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, बस वो एक पैराग्राफ लिखा है, उसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा था। द लाइबिलिटी टू पे GST वुड डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म द ट्रांजेक्शन अलाइन टू द सप्लायर हु इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर GST, neither issue a tax invoice, tax to pay government on such supplier is paid by recipient। ऐसा कौन सा केस है भाई जिसमें रिसिपिएंट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को? भाई ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है भाई? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है, जिसमें रिसिपिएंट क्या करता है, टैक्स भरता है। क्वेश्चन नंबर 63। exempt supply has been defined as supply of goods services or both which attract nil rate, या फिर only exempt, या फिर नॉन टैक्सेबल। करेक्ट है। इसमें से कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि आपका एग्जेम्प्ट है? ब्रांडेड आटा, बेसन, मसाला, इसके ऊपर टैक्स लगता है। सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिस, कुछ सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, कुछ सर्विसेज टैक्सेबल है। टैक्सेबल कौन कौन सी है? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, फिर आपका कोई भी एयरपोर्ट या वेसल के आसपास जो पोर्ट वाला एरिया होता है, उसमें कुछ आप एयरक्राफ्ट वगैरह पे काम करते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वगैरह, तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये सब क्या होता है, टैक्सेबल होता है। पर सर्विस कोई प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो सर्विस देते हैं वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर आता है। द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑफ, ये अभी क्या पूछा है, ये क्वेश्चन पूछने जैसा है कि आप बताएं लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर डिफरेंट स्टेट में है या डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में, तो क्या होगा? मैं आंसर भी नहीं बताऊंगा क्या होगा, आपको पता है। अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई LOS और POS अलग अलग स्टेट में है, तो भाई क्या होगा? उसको IGST बोलेंगे, CGST क्या बोलेंगे, ये देख लो यार।
Ramesh Ahmed, unregistered person based in Lucknow, engage the services of an event management company. Place of supply का क्वेश्चन है, सेक्शन 12. Based on Delhi for his son marriage plan. Place of supply का लेक्चर यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख सकते हो भाई. 2 घंटे में 2x की स्पीड में देखना, 1 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा. इंट्रोडक्शन टू IGST एक्ट प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों हो जाएगा. फॉर सन मैरिज प्लान्ड एज अ डेस्टिनेशन वेडिंग एट पैलेस लोकेटेड इन जयपुर. मतलब क्या है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ का है, लखनऊ का है. लोकेशन ऑफ सप्लायर कहाँ है, लखनऊ है. नहीं, दिल्ली का है. जो पर्सन है अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो कहाँ का है, लखनऊ का है. इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ का है, दिल्ली का है. और ये क्या करना चाहते हैं, इवेंट कहाँ करना चाहते हैं, जयपुर में करना चाहते हैं. करेक्ट है. तो जयपुर आपका क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है और इवेंट जहाँ पे एक्चुअली हेल्ड होता है वही आपका क्या माना जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है. लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली है, तो IGST लगेगा, जयपुर IGST. क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस डिफाइंड अंडर 12(9) प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन. ये देखो, ये कंफ्यूज करती है यहाँ पे. अगर आप सर्विस दे रहे हो किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो 12(9) में, तो सीधा सीधा वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना, उसका लोकेशन ही आपका क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. करेक्ट है. अगर अनरजिस्टर्ड को देखते तो फिर वो बाद में आगे की बात आती. क्वेश्चन नंबर 67 आपको देख के लगेगा सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या बात करो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं है यार. क्वेश्चन नंबर जो 67 है ना, सबसे इजी क्वेश्चन है. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट, जिसमें आपको देखना रहता है डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ इश्यू ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो यहाँ पे गुड्स रिमूव हुआ है ये केस में 9th ऑफ सितंबर में, और इनवॉइस इश्यू हुआ है 18th ऑफ सितंबर में. पेमेंट देखना होता नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 को अपने को अवॉइड करना है अभी के लिए. तो 9 सितंबर और 18 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, 9 सितंबर विल बी अ टाइम ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 68. द टाइम ऑफ सप्लाई एज पर CGST एक्ट अंडर RCM के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे देखेंगे, CGST एक्ट में सेक्शन 12 नंबर 3 गुड्स का. करेक्ट है. कुछ नहीं देखना भाई, 3 में से जो अर्लियर इवेंट होता है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब पेमेंट है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, और तीसरा 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर. तो अर्लिएस्ट ऑफ ABC. क्वेश्चन नंबर 69 के ऊपर आते हैं. एडवांस मिला है 75,000 का ऑन 25th ऑफ अगस्त. ठीक है. अगेंस्ट द सर्विसेज रेंडर्ड ऑन 12th ऑफ सितंबर. सर्विस का है और पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई. देखो, टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है सर्विस के केस में, तो आपको देखना पड़ेगा जब से सर्विस दिया है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर दिया है. क्या था, यहाँ पे 12 सितंबर को सर्विस दिया है और इनवॉइस भी इशू कर दिया है 12 सितंबर को, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर कर दिया है. तो अभी अगर आपका इनवॉइस विद इन टाइम इश्यू हुआ है, तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा. तो 75,000 के लिए 25 अगस्त और 12 सितंबर विच एवर इज अर्लियर, तो आपका 75,000 के लिए तो आपका 25 अगस्त हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, और बचा हुआ 2,25,000 रुपए के लिए आपका 12 सितंबर हो जाएगा. नंबर 70 पे आपको क्या करना है, आपको वीडियो वगैरह जो है लाइक वगैरह कर दो. या रात के 2:30 बजे, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, मॉर्निंग में काम करता हूँ, बट एग्जाम है तो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है. तो इतना तो आप कर देना. इट विल क्या होता है रीच के लिए, आपको पता है, आप भी ऑब्वियस सी बात है अभी बड़े. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर आते हैं. नंदिता बाइज अ वाउचर फ्रॉम शॉपर स्टॉप ऑन 14th of Feb 2020 फॉर वैल्यू ऑफ 11,000 फॉर गिविंग एज अ गिफ्ट टू हर ब्रदर हैविंग वैलिडिटी ऑफ वाउचर 3rd मार्च. ठीक है. 3 मार्च का वैलिडिटी है. 14th of Feb को क्या दिया है, वाउचर गिफ्ट दिया है. टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर के बारे में पूछा है. देखो, शॉपर स्टॉप में बहुत सारी चीजें मिलती है. जब भी वाउचर दिया है तभी आइडेंटिफाइबल नहीं है. क्या आइडेंटिफाइबल नहीं है सर, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है कि भाई किस चीज के लिए यूज होगा, कब यूज होगा पता चलेगा जब रिडीम हो जाएगा. रिडीम कब हुआ है, रिडीम हुआ है 1st of September को, 1st of March को, तो 1st of March इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं. अ मशीन विच इज टैक्सेबल अंडर GST एट द रेट ऑफ 18%. आपका जो मशीन है वो टैक्सेबल, ये चार्ट जो नीचे दिया है ना, इसके ऊपर देखो, सप्लाई कभी हुआ है 18% रेट था, 10 जून को हुआ है, 10 जून को. ठीक है. इनवॉइस कब इशू हुआ है, 3rd of August को इनवॉइस हुआ है. यहाँ पे देखो 3rd of August को इनवॉइस हुआ है. उसके बाद 10th of August को पेमेंट रिसीव हुआ है. ठीक है. रेट चेंज हो गया बीच में, 1st of August को रेट चेंज हो गया है, 12% हो चुका है. देखो, चेंज इन रेट, टैक्स रेट, सेक्शन 14 ऑफ CGST एक्ट. भाई क्या बात करते हैं, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है. सप्लाई पहले हुआ है, बाकी दोनों इवेंट बाद में है. तो दोनों में से जो अर्लियर इवेंट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. 3rd of August आपका टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा. सो रेट क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा. तो आंसर विल बी है. 72 की बात करें सेक्शन 15 में, CGST सेक्शन 15 क्या है आपका, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई.
वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। जीएसटी टीवी के हिसाब से निकालते हैं। 15(3) क्या बात करता है? डिस्काउंट की बात करता है। डिफाइंस आइटम नॉट टू बी इंक्लूडेड, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा होता है भाई? डिस्काउंट होता है। एकदम इजी क्वेश्चन बोलते हैं ना, एकदम मतलब अगर आपको 15(3) पता है, सिर्फ देखा है कभी जिंदगी में सेक्शन 15, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि कमीशन आपका 15(2) में आ जाएगा, इंटरेस्ट 15(2) में आ जाएगा, ये लेट फीस भी 15(2) में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल से पूछा गया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई रूल्स मतलब क्या? सर वो वाला लॉटरी वगैरह के ऊपर था ना, उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस हिसाब से नहीं होगा, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट है। अगर आपको याद है तो आपको नोट्स ओपन करना है, और नोट्स में देखोगे आपको वो प्रोसीजर पूरा दिख जाएगा कैसे सॉल्व करने का, और इसमें एक अमेंडमेंट है जो ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 76 पे प्लीज मेरे लुक वगैरह को अवॉइड कर देना, बिकॉज इट्स 2:30 AM इन मॉर्निंग। मैं आपका एग्जाम है तो सब आपकी तरह नींद वगैरह छोड़ के काम कर रहा हूँ। सो इट्स माय ड्यूटी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पर मेरा लुक वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है। बाबा ऑटोमोबाइल्स हैड सप्लाइड गुड्स टू गोगिया ऑटोमोबाइल्स इन द मंथ ऑफ मार्च 20 में बाबा ने क्या किया? गोगिया को कुछ सामान बेचा है। इनवॉइस कितना है? 4.72 लाख। तो भाई कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके ऊपर ITC 18% है, और ये 4,72,000 है ना, इसमें 18% इंक्लूडेड है, करेक्ट है। तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई विदाउट जीएसटी कितना आएगा वो निकालना है। तो 4,72,000 अगर 118 है तो 100 कितना होगा? 4 लाख होगा। फिर ITC as per section 16 of CGST Act 2017 will be available to registered person on fulfillment of certain condition। कौन कौन से कंडीशन है? सबसे पहले पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गुड्स और सर्विस मिल जाने चाहिए, बिल्कुल मिल जाने चाहिए। टैक्स सप्लायर को पे करना है, 180 डेज के अंदर अंदर पे करना है, ताकि वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे कर सके। और आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है, बिल्कुल करना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, तो यहाँ पे पूछा है रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ITC अगर सेक्शन 18(1) के हिसाब से कितने टाइम में? 1 साल के अंदर अंदर। ये 18 वाला क्या पॉइंट है कि अगर आप कंपोजिशन से नॉर्मल आते हो, नॉर्मल से कंपोजिशन में जाते हो, एग्जाम से टैक्सेबल आते हो, टैक्सेबल से एग्जाम आते हो, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करते हो, या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है, तो ITC के कंपोनेंट का क्या होगा? वो हम लोग ने एक टेबल में पढ़ा था, पता है? याद है सर? याद है। तो उसमें 1 ईयर था, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछता है, अगर 18(4) के ऊपर क्वेश्चन है, चेतन प्रसाद है, उसने मशीन खरीदा 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, जिसके ऊपर जीएसटी था 18%। कब खरीदा? 3/4/2018 में खरीदा। मशीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रहा था, एग्जेम्प्ट सप्लाई। कौन सी सप्लाई? एग्जेम्प्ट सप्लाई। फिर वो टैक्सेबल बन गया कब से? फॉर्म 1 नवंबर 2019। जब भी तुमने ये परचेज किया था एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा था, तो इसके ऊपर आपको वो मिलेगा क्या? ITC नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा है। अभी क्या होगा? टैक्सेबल के लिए अभी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो ITC कितना मिलेगा? सबसे पहले ITC का अमाउंट कितना है? 2,50,000 इंटू 18%, 45,000, करेक्ट है। इसमें से लेस होगा 5% पर क्वार्टर, और पार्ट दे रहा हूँ। कितने क्वार्टर हो गए? देखो, अप्रैल से लेके जून 18 तक पहला क्वार्टर, ठीक है। जून से लेके सितंबर 18 तक दूसरा क्वार्टर, सितंबर से दिसंबर 18 तीसरा क्वार्टर, जैन से मार्च 19 चौथा क्वार्टर, ठीक है। फिर अप्रैल से जून पांचवा क्वार्टर, जून टू सितंबर छठा क्वार्टर, और फिर सितंबर से लेके आपका सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पार्ट ऑफ द क्वार्टर भी काउंट होता है, सातवां क्वार्टर। तो 7 × 5% दैट विल बी 35%, 35% इंटू 45,000 लेस हो जाएगा, और बचे हुए अमाउंट के ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? GST मिल जाएगा। इज इट ओके? यस सर। क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आते हैं। आइनॉक्स लिमिटेड जो कि एंगेज है GST के बहुत सारी, ठीक है, आइटम्स के लिए। आपको बताना है किसका ITC मिलेगा, किसका ITC नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। मिनी ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन फैक्ट्री मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फूड पेस्ट्री कंज्यूम इन फैक्ट्री 17(5) क्रेडिट ब्लॉक है इसका। मशीन कैपिटलाइज विद टैक्स टू क्लेम डेप्रिसिएशन, अगर आपने जो टैक्स का अमाउंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, तो सेक्शन 16 के हिसाब से आप उसके ऊपर क्या नहीं ले सकते? ITC नहीं ले सकते। या तो आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो, या आप ITC ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते। तो योर आंसर विल बी 5,50,000। 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में किसको लेना पड़ता है? ISD, हाँ जी।
इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, बिल्कुल। पर्सन रिक्वायर्ड टू पे आरसीएम, बिल्कुल। और टीडीएस वालों को बिल्कुल लेना पड़ता है, तो आंसर विल बी डी। फिर क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। एनआरटीपी, एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन प्रायर टू 5 डेज होता है और आरईजी 09 में होता है। जैसे कंपोजिशन स्कीम का फॉर्म का मैं बता रहा था, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म का लिस्ट भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, क्विक वीडियो। 83 पे आते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन शाल सबमिट एन एप्लीकेशन एज पर रूल 19 ऑफ CGST रूल्स वेयर देयर इज अ चेंज इन पर्टिकुलर फंड। अमेंडमेंट की बात करें, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना है तो आप 15 दिन के अंदर कर सकते हो, REG 14 में कर सकते हो। फिर कैंसिलेशन की यहाँ पे बात हो रही है। कैंसिलेशन के टाइम पे आप कितने 30 डेज के अंदर कर सकते हो, 22 में कर सकते हो। ये फॉर्म का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा, यूट्यूब पे डाल दूंगा और आपके इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है कि सेक्शन 35 के हिसाब से इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड कीप एट हिज रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फाइंड आउट फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर बीइंग स्पेसिफाइड अंडर। कौन कौन से रिकॉर्ड स्पेसिफाइड है? प्रोडक्शन रिकॉर्ड, बिल्कुल। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये तो देना ही पड़ेगा। स्टॉक ऑफ गुड्स देना पड़ेगा। आईटीसी अवेल की है भाई, वो नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? कितना टैक्स पे कर रहे हो, सच अदर, मतलब ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्वेश्चन नंबर 86 पे, एज पर सेक्शन 36 ऑफ CGST एक्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज पार्टी टू अपील, किसी का अपील चालू है या फिर ऐसा कोई अदर प्रोसीडिंग चालू है जिसमें अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हुए, तो वो कब तक आपको रखने पड़ेंगे आफ्टर डिस्पोजल ऑफ अपील? तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से बोला था, 1 साल तक आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे आफ्टर सच अपील, ठीक है, मतलब आफ्टर डिस्पोजल ऑफ सच अपील। क्वेश्चन नंबर 87, अ रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पेयर ऑप्टिंग अंडर कंपोजिशन लेवी एज पर प्रोविजन, ठीक है। कंपोजिशन टैक्स पेयर को कौन सा, मतलब कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ता है भाई? GSTR 4 फाइल करना पड़ता है, पेमेंट के लिए CMP 08 फाइल करना पड़ता है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज पर 49 ऑफ CGST एक्ट शाल बी मेंटेन फॉर ईच पर्सन ऑन अ कॉमन पोर्टल फॉर क्रेडिटिंग द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड फॉर डेबिटिंग द पेमेंट टुवर्ड। क्रेडिटिंग क्या करोगे? क्रेडिट डिपॉजिट करोगे। डेबिट किस किस के लिए कर सकते हो? इंटरेस्ट के लिए कर सकते हो, बिल्कुल। टैक्स के लिए बिल्कुल, पेनल्टी के लिए बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप क्रेडिट डिपॉजिट करोगे तो उसके सामने, किसके सामने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूज करोगे भाई? किसका सामने यूज करेंगे? ये सब चीजों के सामने यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 49(7) ऑफ CGST एक्ट 2017। सेक्शन 49(7) क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में बात करता है। फॉर्म नंबर GST PMT 01, PMT 1। ये तो हो गया नीचे। क्वेश्चन नंबर 89 डन। क्वेश्चन नंबर 90, in case where the refund under GST arises because of an appeal and the same is not being refunded within days from the, मतलब बेसिकली क्या बोलता है कि कितने दिन में रिफंड आपको नहीं क्लियर किया तो आपको कितना इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। तो देखो जनरली 6% मिलेगा, पर अपील का केस है तो 9% मिलेगा, करेक्ट है, 9% मिलेगा। और कितना टाइम? 60 डेज। फिर बात करते हैं स्पेशल ऑडिट कौन कर सकता है। स्पेशल ऑडिट से GST में देखो, CS को अथॉरिटी नहीं है, CA को अथॉरिटी है, CMA को अथॉरिटी है। कितना टाइम? 180 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना है? 180 डेज। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट साल बाय नोटिफिकेशन UTGST, ये कहाँ पे सर? अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग कहाँ पे आपने पढ़ा था? नोट्स देखो अच्छे से। UTGST एक्ट का कुछ बेसिक सर थोड़ा बताया था ना, उसी के नीचे एडवांस रूलिंग मैंने थोड़ा सा, इतना सा ही कंसेप्ट है मॉड्यूल में भी, उसमें से ही एक क्वेश्चन पढ़ा डाल दिया है। बहुत ही इजी सा पॉइंट है। इसमें क्या बोला है कि आपका अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। किसके लिए करेगा भाई? एडवांस रूलिंग कुछ गलत देगा उसके लिए अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग होगा ना भाई, सही बात है। तो पहला एडवांस रूलिंग सही है, तो दूसरा क्या होगा? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होगा, एक ही तो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 93, GST कंपनसेशन से एकदम नल्ला क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है? प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऑफ कंसर्न स्टेट फॉर बेस ईयर 15-16। 15-16 को बेस ईयर लो और आपको क्या बताना है?
15-16 में 100 रुपया है बेस ईयर का रेवेन्यू, तो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू 19-20 का क्या होगा? तो 15-16 बेस ईयर है, तो बेस ईयर का 100 ले लिया, प्लस कंपाउंड ग्रोथ रेट लगाओ कितना, 14%। 14% क्यों निकालना है? क्योंकि एक्ट में ही दिया हुआ है 14%। कितने टाइम तक लगाना है? 4 साल तक लगाना है। 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, क्योंकि 19-20 में पहुंचना है। तो 100 जो बेस ईयर का रेवेन्यू था, 1 + 14 डिवाइड बाय 100, ये भाई एफएम का कंसेप्ट ऐसे ही तो लगाएंगे, रेज टू 4, क्योंकि 4 साल है। इज इट ओके? सिंपल है। यस सर, बहुत सिंपल है। 94 के ऊपर आते हैं। इससे इजी क्या क्वेश्चन होगा? कस्टम के अभी क्वेश्चन कुछ चालू हो रहे हैं, 5-6 कस्टम का 2 घंटे का रिवीजन डाला हुआ है। 1.5x की स्पीड में देखो भाई, अच्छे से 1.5 घंटे में हो जाएगा। अगर 1.5 आर अगर आप अपना इन्वेस्ट करते हो तो हर एक कस्टम का क्वेश्चन आप कर सकते हो, हर एक कस्टम का क्वेश्चन कर सकते हो, हर एक कस्टम का क्वेश्चन कर सकते हो। 1.5 घंटे का फास्ट ट्रैक एकदम रिवीजन है, एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, देख लेना। सीधी सी बात बोलिए, सीआईएफ का मतलब क्या होता है भाई? एफओबी के ऊपर कॉस्ट ऑफ रेट और इंश्योरेंस ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? सीआईएफ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 इंपॉर्टेंट है, कस्टम ड्यूटी आपको निकालना है इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर। टीवी दिया है, रूल 10 के हिसाब से आपको निकालना है। देखो एफओबी का वैल्यू दिया है 6,35,000, एयर फ्रेट दिया है 1,40,000, इंश्योरेंस दिया है 3,000। इंश्योरेंस अगर एसर्टेनेबल है तो आपको अब वही ले लेना है। फ्रेट के केस में, एयर के केस में ध्यान रखना 20% मैक्सिमम ले सकते हो ऑफ एफओबी। एफओबी 6,35,000 है, 6,35,000 का 20% निकाल लेना, कितना आएगा? कुछ 1,27,000 आएगा। तो ये नहीं ले सकते। 6,35,000 का 20% ही ले सकते हो एयर फ्रेट। ये सब बहुत अच्छे से रिवाइज कराया हुआ है, सेकंड पार्ट में है वैल्यूएशन का। इंश्योरेंस 3,000 ले लो, तो आपका जो भी आंसर आएगा 7,65,000 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा? 1,27,000 प्लस 3,000, 1,30,000, 7,30,000, 7,65,000 करेक्ट है। फिर वापस आपको निकालना है क्या? बेसिकली यही निकालना है, वैल्यूएशन करना है कस्टम का। कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया है, फैक्ट्री $17,500, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया हुआ है 2,500, हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है 200। ये सब कहाँ तक है? शिपमेंट के पोर्ट तक है, मतलब जो सप्लायर ने अपना पोर्ट तक भेजा है इतना खर्चा है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा? एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा। उसके ऊपर आपको बाइंग कमीशन दिया है, बाइंग कमीशन कभी ऐड नहीं होता, क्लास में वो रिविजन में ही कराया था। फ्रेट चार्जेस ऐड होंगे अलग से। फ्रेट सी से आ रहे हैं तो 20% का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर एड से आते तो रेस्ट्रिक्शन होता, अपने को देखना पड़ता है एफओबी का 20%, पर यहाँ से सी से आ रहा है तो सी के केस में वो रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। तो यहाँ तक हो गया, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट दिया है ना, तो सी वजह से ठीक है। पर इंश्योरेंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिया, तो इंश्योरेंस का रेट कितना था? 1.125% ऑफ एफओबी। अगर क्वेश्चन में इंश्योरेंस नहीं दिया तो भी आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 1.125% ऑफ एफओबी। एफओबी कितना है? 20,000, 12,200 है। कैसे आया? ये तीनों का टोटल आया, उसका 1.125% निकाल दिया, कितना है? 227.25, और तीनों का टोटल कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर आते हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, आपके स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है, जो रिवीजन में देखा था वो एज इट इज डाला है। क्या है क्वेश्चन नंबर 97 सर? क्वेश्चन नंबर 97 सिंपल सी बात बोलता है कि आप क्या करते हो, आपको इंपोर्ट ड्यूटी निकालना है, इंक्लूडिंग जो भी टैक्स, जीएसटी, कंपनसेशन सेस वगैरह लगेगा। आपका इंपोर्ट का सीआईएफ वैल्यू है 1 लाख रुपए, जिसके ऊपर बीसीडी लगता है 37.5%, आईजीएसटी लगता है 28%, कंपनसेशन सेस लगता है 60%। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 लाख का अमाउंट लो, उसके ऊपर सबसे पहले बीसीडी डालो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 37,500। कैसे? 1 लाख का 37.5%। अभी जो बीसीडी आया है उसी के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। सोशल वेलफेयर सरचार्ज ये सब अमाउंट पे क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जीएसटी पे नहीं लगता, सेफगार्ड ड्यूटी पे नहीं लगता, एंटी डंपिंग ड्यूटी पे नहीं लगता, ये सब हम लोग ने किया था, करेक्ट है। तो ये 10% किसका आएगा? 37,500 का ही 10% 3,750। तो ये आपका टोटल क्या आ गया? असेसेबल वैल्यू आ गया 141,250। इसके ऊपर आपका लगेगा 28% जीएसटी, और इसी के ऊपर लगेगा 60% जीएसटी कंपेंसेशन सेस, तो आपका 265,550 आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट। अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लेना, यहाँ पे पूरा लॉजिक बता दिया, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं वो नहीं चाहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, जस्ट उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 98, द कस्टोडियन अलाउज द क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम एरिया ऑन द बेसिस ऑफ डेस एंड वेयर द कस्टम एरिया से क्यों आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर जो होता है उसके बेसिस पे क्या देंगे? आपको डिस्चार्ज करेंगे, और अगर गुड्स क्लियर नहीं हुए, कितना है? 3 दिन में, तो आपको क्या होगा? अनलोडिंग डे, तो पोर्ट अथॉरिटी क्या कर सकती है? आपके ऊपर लेवी लगा सकती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 के ऊपर आता है, कन्वेंस वेसल में रीच टू अ पोर्ट
but may not unload goods at that port. सच फेनोमिनन, मैंने भाई बताया था ना, देखो ये सी है समझो, ये कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है, ये कंट्री जेड है, यहाँ से कंट्री एक्स से कंट्री वाई तक गया, अभी आपकी शिप रुकी है यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या किया आपने, थोड़ा ब्रेक लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, फिर यहाँ पे कंट्री जेड पे चले गए, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे। अगर यहाँ से कोई दूसरी शिप में गुड लोड करके फिर जेड पे जाते तो इसको ट्रांसशिपमेंट बोलते, पर इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे, क्योंकि सेम वेसल में ही गुड्स क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। अगर डिफरेंट वेसल में जाता तो क्या होता, ट्रांसशिपमेंट हो जाता। और लास्ट बहुत ही इजी सा पॉइंट है, ड्यूटी ड्रॉबैक के केस में आपको क्या बोला है, अगर इंपोर्ट किया आपने गुड्स और एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया विदाउट यूज इन इंडिया, तो कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 98% मिलेगा। अगर आपने 3 महीना यूज किया तो कितना, 95, फिर कितना 85, फिर कितना 75, फिर 5 से कम होगा 70, 65, 60, तो ऐसे करके आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अगर 18 महीने से ज्यादा यूज करते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। होप सो इट इज क्लियर। भाई इतना इजी, मतलब इजी ऐसे नहीं बोल सकते, एग्जाम का ऑब्वियस ही बात प्रेशर होता है, पर अपने को 100 में से 100 नहीं लाने भाई, अपने को 70 आ जाए बहुत है, बहुत अच्छे मार्क्स है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये जो वीडियोस बना रहा हूँ जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए बना रहा हूँ, एग्जाम के बाद नहीं बनाऊंगा कि अभी जून का पेपर हो गया तो अभी चलो सॉल्व करते हैं, अपन कैलकुलेट करेंगे, भाई कुछ नहीं करेंगे, फिर अपन मजे करेंगे, पेपर हो जाएंगे फिर, ठीक है। अभी करना जरूरी है। एक बार आपको 2x की स्पीड में देखना है, जैसे मैंने आगे बता दिया, कुछ वॉच टाइम वगैरह का टेंशन नहीं है, अपने को क्या करना है, 2x की स्पीड में देखना है, और जितना फटाफट हो सकता है, इससे क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्या ये सब तो आता है अपने को। नहीं तो क्या होगा, इतना सारा सिलेबस का चल रहा है कि भाई कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ऐसा वो कंफ्यूजन होता है ना, सबके साथ होता था, हमारे साथ भी होता है। तो ये देख लोगे तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यही तो पेपर आया था, इसमें से इतनी सारी चीजें तो मेरे को आती है। और आपको ऐसा नेगेटिव माइंडसेट नहीं देखना कि अरे ये 5 क्वेश्चन नहीं आते, भाई कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता, सबके साथ ये प्रॉब्लम है, कितने आते हैं वो देखो, और कहीं पे थोड़ा कंसेप्चुअल इश्यू लग रहा है तो इसीलिए डाला है, फटाफट वो मैराथन देख लो, या खुद के नोट्स है तो खुद के नोट्स देख लो, जो कन्वीनियंट है भाई, पास हो जाओ, ठीक है। और कुछ नहीं भाई, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगे तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बाय। और कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम पे